नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 15 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, थोड़ी सी न्यूज़ है। उससे पहले 1-2 मिनट में आपके लूँगा, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा आपका। सबसे पहली चीज़, ये इनिशिएटिव हमने शुरू क्यों किया। दोस्तों, जिस तरह से आरपीएससी का पैटर्न बदलता जा रहा है, आरपीएससी की क्वेश्चंस पूछने की अप्रोच बदलती जा रही है, और जो एक पहले ट्रेंड था कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सीधे पूछे जाते थे, वो क्वेश्चंस अब सीधे नहीं पूछे जाते, यानी उनमें भी आपके अंडरस्टैंडिंग की एक परख हो रही है। इस प्रकार से दूसरा, इस इनिशिएटिव के माध्यम से स्टूडेंट अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, इस हिसाब से हमने इस इनिशिएटिव को डिज़ाइन किया है। इसमें हम मंडे टू फ्राइडे 5 दिन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो सब डिस्कस करते हैं। इसके सोर्स होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, ई सूजस, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। इसके साथ में और भी कहीं से भी अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से न्यूज़ लगती है वो सब इंक्लूड करते हैं। साथ ही सैटरडे और संडे में जो न्यूज़ होती है उनको हम मंडे ट्यूसडे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सारा इनिशिएटिव था। इससे आपको फायदे क्या होंगे। सबसे पहला फायदा आपको ये होगा, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, यानी कुछ क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में आजकल इस तरह के पूछे जा रहे हैं 4 से 5, जिनमें सीधा नॉलेज काम में नहीं आता, अप्लाइड नॉलेज काम में आता है, वहाँ आपकी क्षमता से आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकेंगे। साथ ही आपको करंट अफेयर्स के लिए ये इनिशिएटिव अगर आप फॉलो कर लेते हैं, साथ ही किसी मंथली मैगजीन को अगर आप सरसरी नज़र से देख लेते हैं, तो आपका रिक्वायरमेंट एग्जाम का पूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो हम आज के अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आर्टिकल है, हमने बात करी थी कि मनरेगा जो 2005 में एक रोजगार गारंटी स्कीम के तहत यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और इस गवर्नमेंट ने भी 10 साल तक उसको कंटिन्यू रखा। अभी हाल ही में क्या किया है, उसके जो प्रावधान है वो आपको पता है, हमने उन पे बात करी थी, दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने हाल ही में कुछ बदलाव किए इस एक्ट में, और उन्हीं बदलावों के ऊपर ये आर्टिकल सरकार के अगेंस्ट में, यानी उन बदलावों के अगेंस्ट में लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या छोटे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से। मेंस में जो एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, और एनालिटिकल क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा होवा बनाया जाता है कि आपको कुछ बहुत बड़ा कोई रिसर्च करके लिखना, नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। एनालिटिकल क्वेश्चन का मतलब है कि आपको उस क्वेश्चन के, यानी उस मुद्दे के सारे आयाम पता हो। सारे आयाम का मतलब सिंपल सा है कि आपको उसके पक्ष में भी कुछ बातें पता हो, कुछ बातें विपक्ष में भी हो, और फिर अपन कंक्लूड करके सारांश में आप अपनी बात कह दो। तो इसी हिसाब से मनरेगा के पक्ष के बारे में तो जो बातें सरकार कह ही रही है वो हमें पता है, लेकिन कुछ बातें विपक्ष में भी हमें डाल देनी चाहिए। इस हिसाब से हम इस आर्टिकल को डिस्कस करें। जैसा कि आपको पता है, हमने बात कर ली है 2005 की जो स्कीम थी मनरेगा, उसके बदल के उसको ये कानून लाया गया। यहाँ राइटर सबसे पहले आरएसएस और गांधी जी के बीच में जो मतभेद थे उनके हिसाब से बोल रहे हैं कि इसलिए सरकार ने गांधी जी के नाम को हटाया। ये तो थोड़ा बेसलेस सा आर्ग्यूमेंट लगता है, और ये एग्जाम में डायरेक्टली लिखना भी उस तरह से बेनिफिशियल नहीं हुआ, तो इसको तो इंक्लूड कर दिया हमने, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें पहले 90-10 का शेयर होता था, यानी 90% सेंटर देता था और 10% स्टेट, लेकिन अभी इसको बदल के 60-40 कर दिया है। राइटर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि राज्यों की जो फाइनेंशियल स्थिति है, माली हालत यानी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले ही बहुत खराब है। जीएसटी के बाद में जिस तरह से राज्यों ने भी लोक लुभावन, जो जिनको हम रेवड़ियाँ बांटना बोलते हैं, उस तरह की योजनाएं शुरू करी है, उससे ऑलरेडी जो उनका राजकोषीय जो अनुशासन था वो बिगड़ा हुआ है, और इसमें अगर वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो उनको और समस्याएं आएगी। ये पॉइंट हम बिल्कुल किसी भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट बात राइटर यहाँ बोल रहे हैं कि पहले के कानून की आत्मा बॉटम अप अप्रोच थी। यानी देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम। ठीक है, बॉटम यानी आप ये समझ लो एक विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन यानी पंचायत, और वहाँ के आम सभा जिसको हम ग्राम सभा भी बोलते हैं, यानी सभी लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं वो आ गए। तो पहले जो मनरेगा में होता था, यहाँ प्लानिंग बनती थी, यानी रूट पे प्लानिंग बनती थी। अभी सरकार ने इस एक्ट में यह प्रावधान किया है कि सरकार ऊपर से डिसाइड करेगी, ठीक है, कि किस राज्य को कितना फंड देना है, कौन सी योजना में देना है, किस प्रकार से। तो जो अधिकार है, जो पावर है, वो ऊपर सेंटर के हाथ में आ गई। तो वो राइटर ये कहना चाह रहे हैं, नीचे की जो जरूरत है उनको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इस हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हो जाता है। लेकिन हमने बात करी थी उस आर्टिकल में भी कि किस तरह नीचे के लेवल पे भ्रष्टाचार और सरपंच पति के उदाहरण हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें बाधाएं बनी हुई थी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, दोनों पॉइंट इनको आप
ऐड कर सकते हो। साथ ही अतिरिक्त अगर खर्च होता है तो वो भी राज्यों को उठाना पड़ेगा। साथ ही राइटर इसमें कह रहे हैं कि गांधी जी की ग्राम स्वराज की जो विचारधारा थी उसको भी इसमें कोई स्थान नहीं है। और राइटर लास्ट में ये बोलना चाह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के फैलाव के बिना केंद्र सरकार सुशासन कैसे लाएगी, यानी ये जो बॉटम है यहाँ अगर आप डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे तो फिर गुड गवर्नेंस कैसे आएगी। ठीक है, ये सारी बात इस आर्टिकल में है। ये हमारे लिए काम के है 2 पॉइंट, पहला ये और दूसरा ये, यानी कि ये एक बॉटम अप अप्रोच थी, इसको टॉप डाउन कर दिया आपने। एक ये बदलाव ये अच्छा नहीं है, और दूसरा 90-10 की जगह आपने 60-40 का रेशियो कर दिया। ये भी राज्यों के लिए कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये गोल्डन डोम एयर, देखो एक्चुअली क्या है, अभी आपने पता है, हमने डिस्कस भी किया था कि यूएसए ने किस तरह वेनेजुएला पे अटैक करके और वहाँ के राष्ट्रपति को एबडक्ट कर लिया, और इसी तरह की बातें अब वो ग्रीनलैंड के बारे में कर रहे हैं। ग्रीनलैंड आपको पता है नॉर्दर्न गोलार्ध में एक बड़ा सा प्रदेश है, ठीक है, इसके नियर में डेनमार्क है, ठीक है। ये जो ग्रीनलैंड है ये एक स्वायत्त प्रदेश है, यानी कि किसी भी देश का इस पे उस तरह से डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो थोड़ा सा कंट्रोल है वो डेनमार्क का है, लेकिन यूएसए बोल रहा है कि ये हमारे पास होना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली है कि हम इसका, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट दिए जो कि पूरा यूरोपियन यूनियन सहित यूरोप के जो मेजर देश है वो सभी उनके आर्ग्यूमेंट को खारिज कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो गोल्डन डोम एयर, इसके लिए ये जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको समझा देता हूँ गोल्डन एयर डोम होता है क्या। दोस्तों ये एक तरह की मिसाइल प्रणाली है, ठीक है, जिस तरह से इजराइल का एक सिस्टम है, ठीक है, इंडिया का हमने ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी बात करी, आकाश तीर की आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक मिसाइल S-400 के बारे में हमने बात करी होगी, ठीक है, और इजराइल का आयरन डोम है, ठीक है, आयरन डोम। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्री में भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, छोटे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती है, सीधी पूछी जा सकती है किस देश से संबंधित है गोल्डन एयर डोम। तो ये क्या करता है, जो मिसाइल्स दुश्मन देश आप पे दागता है उनको हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी जमीन पे कोई मेजर क्षति नहीं होने देता। इस तरह का ये सिस्टम है। तो एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट ट्रंप इसके लिए दे रहे हैं। साथ ही हमने पढ़ लिया एक स्वायत्त सेक्टर है जो डेनमार्क के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। एक मेजर कारण ये कि यहाँ ये पूरा बर्फीला है, क्योंकि नॉर्दर्न ये लगभग 60 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की लोकेशन है। तो यहाँ जो बर्फ है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपको पता है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ की बर्फ पिघल रही है तो कुछ वाटरवेज रास्ते तैयार हो रहे हैं। तो इसका ये है कि इससे एशिया में पहुँचने के लिए वैकल्पिक मार्ग बन सकते हैं, इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप की इस पे नज़र है, इसके एबडक्शन पे नज़र है। दूसरा हमने बात करी थी रेयर अर्थ मिनरल्स, जो कि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं हर तरह से। इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस तरह का न्यू यूज है, चिप्स बनाने में जिस तरह का यूज है, ये चिप्स खाने वाली मत समझ लेना, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में, हमारे व्हीकल्स में लगती है, और हमारे जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट है बाकी सब उनमें लगती है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी डिफेंस के जो इक्विपमेंट है उनमें भी सब में इसका यूज होता है। तो इस तरह आप गोल्डन डोम एयर को याद रखेंगे, ठीक है। अगली हम चलते हैं। एक होता क्या है, ईयरली एक संस्था है हेनली, वो दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करती है। तो 2026 में हर साल इसकी रैंकिंग आती है, 2026 में भी इसकी रैंकिंग आई है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 2025 में इंडिया की रैंक थी 85th, है ना, ठीक है, और अभी इंडिया की रैंक हो गई 80, यानी 5 स्थान हमारे ऊपर आ गए। बेसिकली किस हिसाब से करती है, देखो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि कोई भी कंट्री कितने देशों में वीजा फ्री है, यानी जैसे हमारा इंडिया है, यानी इंडिया का कोई सिटीजन कितने देशों में बिना वीजा के, वीजा का मतलब ये हो गया, देखो सिंपल सी बात समझो, कोई इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, आई इंडिया, इसको फॉरेन के मान लो यूके जाना है, ठीक है, तो यूके जाने से पहले इसको वीजा लेना पड़ेगा। वीजा का मतलब होता है सिंपल एक डॉक्यूमेंट, समझो आप, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, डॉक्यूमेंट यानी परमिशन, यात्रा करने की परमिशन। तो वीजा की आवश्यकता होती है, तो आपको जो डेजिग्नेटेड वीजा सेंटर होते हैं वहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर फॉर्मेलिटी क्यों जाना आपको क्या, तो 1000 तरह के सवाल होते हैं, बहुत सारे उसके क्राइटेरिया भी है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से कि कितने देश ऐसे जहाँ यह सब फॉर्मेलिटीज़ ना करनी पड़े। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि कोई देश को अगर सामने वाला देश ये रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा है कि आपको इतनी सारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी करनी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस देश का ट्रस्ट अच्छा है, उस देश के नागरिकों पे बाकी देशों का ट्रस्ट अच्छा है। तो इस तरह से वो ताकतवर, कितना ताकतवर है पासपोर्ट, ये रैंकिंग डिसाइड होती है। तो इंडिया का भी 55 देशों के साथ में इस तरह का वीज़ा फ्री ट्रेवल, यानी यहाँ पे बिना वीज़ा के, बिना ऑन अराइवल वीज़ा के आप ट्रेवल कर सकते हो। तो पहले 80वां था, अभी 85वां हो गया, 55 देशों में बिना वीजा। टॉप है सिंगापुर। याद रखने वाली चीज़ें क्या है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंकिंग है 80, पहले ये
दूसरा आपको रखना है कि 55 देशों के साथ में बिना वीजा के इंडिया के सिटीजन यात्रा कर सकते हैं, और इस रैंकिंग में सबसे टॉप पे जो है वो सिंगापुर। हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से काम की बात इतनी सी है, ठीक है। शूटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में, और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स में, स्पेशली आरपीएससी, ठीक है। तो शूटिंग, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी 68वीं, ये आपको याद रखनी है कौन सी, 68। सीधा ऑप्शन में दिया जा सकता है 65वीं थी, 66वीं, सर और सारी एक सी लगती है, फिर थोड़ा सा याद कर लेंगे। कहाँ पे हुई, दिल्ली और भोपाल में, ठीक है। 2026 वाली नहीं है। राजस्थान प्रथम स्थान आया, कितने टोटल 107 मेडल जीते राजस्थान ने, 34 गोल्ड, 36 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज, ठीक है। जनरली रेशियो यही रहता है किसी भी राजस्थान का या कहीं भी इंडिया का स्पेशली, कि सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज होते हैं, फिर सिल्वर होते हैं, फिर गोल्ड होते हैं, एक लेमन का, ताकि अगर एलिमिनेशन में कहीं काम आए तो आप थोड़ा सा दिमाग में इसको रख लें। बाकी ये कोई थंब रूल नहीं है। हरियाणा सेकंड आया 105 मेडल के साथ में, और 78 के साथ में यूपी थर्ड आया। तो इंडिया की शूटिंग में, राजस्थान की शूटिंग में स्पेशली बहुत बढ़िया। और आपको पता है पैरा ओलंपिक में भी शूटिंग में मेडल आए, मैन ओलंपिक में भी राजस्थान से शूटिंग में मेडल आए, और शूटिंग हमारे लिए एक की गेम बन गया है राजस्थान का, जहाँ हमें अचीवमेंट्स मिल रही है। तो शूटिंग्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा पूछा जा सकता है, फैक्चुअल पूछा जा सकता है, और फैक्चुअल ही आता है लगभग। अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इंक्लूड कर लिए। एक आरोग्यम 2026 एक राज्य स्तरीय मेला हो रहा है आरोग्य, 15 से 18 जनवरी तक। कहाँ हो रहा है, शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर। याद क्या रखेंगे, डेट याद रखेंगे, 15 से 18 जनवरी। कहाँ हो रहा है, जवाहर कला केंद्र, शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर। देखो इसमें होता क्या है, आरोग्य यही आयुर्वेदा, योगा, यूनानी उनसे जुड़ा हुआ है। आदमी की प्रकृति कैसी है वो बता, प्रकृति यानी 3 प्रकार की प्रकृति होती है आदमी की, कफ है, वात है, ठीक है। इस तरह के जो दोष होते हैं वो आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में अवेयरनेस फैलाना और बात करना, ये सारी चीजें यहाँ होगी, ठीक है। एक फैक्ट हो रहा है, ये मेंस में सीधा यूज किया जा सकता है कि नीति आयोग की, आपको पता है अभी सरकार ने एक बिल लेके आया कि जो हमारे जो क्विक कॉमर्स डिलीवरी बॉय है, यानी वो जल्दी से जोमेटो, स्विगी वाले जो लोग डिलीवरी देते हैं, और हम बताते हैं जैसे ब्लिंकिट कि आपको 10 मिनट में डिलीवरी देना। तो इन सब से क्या हो रहा था कि जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि जल्दी पहुंचना है। कंपनी की पॉलिसी भी इस तरह की थी, और जो कस्टमर है वो भी उस तरह से डिमांड करता था। तो रश में, ट्रैफिक में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती थी। इस वजह से सरकार ने उनको बोला कि ये जो 10 मिनट की जो बाउंडेशन है, कोई भी टाइम बाउंडेशन, उसको आप हटाओ। तो इसके परिप्रेक्ष्य में एक नीति आयोग का जस्ट बड़ा आर्टिकल था, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है यही लगा कि नीति आयोग ने ये बोला कि 2022 की एक रिपोर्ट है नीति आयोग की, उसके अनुसार 2020 में हमारे यहाँ 77 लाख ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले कार्मिक थे, यानी ये जो गिग कर्मी है ये 77 लाख थे, और 2030 तक 2.35 करोड़ हो जाएंगे, मतलब 2 करोड़ 35 लाख। तो इनके लिए एक यूनिफाइड पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि इनके भी सामाजिक अधिकार है, इनके भी आर्थिक अधिकार है, इनके वेजेस फिक्स होने चाहिए, इनको जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या जो भी फायदे इन कंपनियों के, तो बड़ी कंपनियों द्वारा दिए जाने चाहिए, वो सब कोडिफाइड होने चाहिए। और इस पर 1-2 राज्य सरकारों ने बिल भी आए हैं, लेकिन एक देशव्यापी एक समान बिल इस पे लाया जाना चाहिए। साथ ही आप एक चीज़ और मेंस में कहीं यूज कर सकते हो, आपको पता है यूएस ने बहुत सारे जो यूएन के संगठन है, यूएसए ने बहुत सारे जो यूएन के संगठन है उनकी सदस्यता छोड़ दी है कि ये किसी काम के नहीं है। इसी तरह से अब इजराइल ने भी संगठनों से बाहर आने का फैसला कर दिया है। मोटा मोटी यही कि वैश्विक संस्थान कमजोर होने, ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी ऑफ फैक्ट बन गया है। तो उसी की कड़ी में हम एज एग्जाम्पल इसको कहीं कोट कर सकते हैं। दूसरा, अरित्रा राय हमारे यहाँ की जो एक लड़की है, उसने अर्जेंटीना की माउंट अकोरकागुआ यहाँ की सफल चढ़ाई करी है, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है एशिया के बाहर, यानी हमारी माउंट एवरेस्ट और इन सब के बाद में सबसे ऊंची चोटी है। आप याद क्या रखेंगे, अरित्रा रॉय याद रखेंगे, ये हमारे इंडिया की लड़की है जिसने ये अचीवमेंट हासिल किया है। दूसरा, अर्जेंटीना की माउंट अकोरगुआ, इसको कि दक्षिण गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है एशिया के बाद में, ठीक है। और है कहाँ, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना भी वेनेजुएला के नीचे साउथ अमेरिका का ही एक देश है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि पवन कल्याण जो हमारे साउथ इंडियन मूवी स्टार थे और अभी आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है, ठीक है, इनको एक अवार्ड मिला है और एक स्पेशल अचीवमेंट है कि जापान की एक समुराई मार्शल आर्ट, मतलब एक प्रकार है समुराई मार्शल आर्ट का, नाम क्या है, केनजुत्सु, ये आदत है ना, केनजुत्सु, उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय, यानी उसमें एफिशिएंसी इन्होंने हासिल करी है और जापान ने इनको ये दर्जा दिया है। तो ये तलवारबाजी से जुड़ी हुई युद्ध तकनीक है। देखो क्या क्या पूछा जा सकता है, पवन कल्याण के बारे में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाल ही में ऐसे कौन व्यक्ति है जिनको केनजुत्सु समुराई मार्शल आर्ट में शामिल हुए हैं।
तो ये दूसरा ये पूछा जा सकता है कि केंजुत्सु क्या है, कि ये जापान की एक मार्शल आर्ट है जो तलवारबाजी से जुड़ी युद्ध तकनीक है। तो इस तरह से कोई भी सवाल बन जाता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में इतना ही था। जय हिंद, थैंक यू।